गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर किया है और ये चैप्टर है हमने उसमें अपने इंडिपेंडेंस के टाइम तक देखा था, उसको भी हम एक बार रिकॉल करेंगे। और ये जो चैप्टर 1950 से 1990 तक है। देखिए चैप्टर का पर्पज़ क्या है। इस चैप्टर का पर्पज़ ये है कि हम टू नो द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इंडिया ऑप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। जब 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिया ने कौन सा डेवलपमेंट का पाथ अपनाया, कौन सा रास्ता अपनाया, क्या तरीका अपनाया, उसी को हमें यहाँ पर सीखना है। देखिए अगर हम पिछले रिकॉल करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उस समय इंडिया कैसा था, हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी। हमने जो मेन 6 टॉपिक्स थे, 6 सेक्टर में अपनी हमने इकोनॉमी को डिवाइड किया था, उन्हीं टॉपिक पर हम देखेंगे। हमारी एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी, और हम फूड ग्रेन्स को भी इंपोर्ट कर रहे थे। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में हम ओनली जूट और कॉटन, यही वाली इंडस्ट्रीज थी हमारे पास। हम अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हम हमारा फॉरेन ट्रेड का जो मेन डायरेक्शन थी, जो मेन कंट्रीज से हम ट्रेड करते थे वो ब्रिटेन थी। हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स और वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल। RM मीन्स रॉ मटेरियल और FG मीन्स फिनिश गुड्स। और अगर हम अपनी डेमोग्राफी की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन हाई बर्थ और हाई डेथ रेट थी। HB मतलब हाई बर्थ और हाई डेथ रेट, दोनों ही हाई थी। अगर हम अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखें, हमारे लोग अधिकतर काम क्या करते थे, जो मेजोरिटी थी वो एग्रीकल्चर में थी। और अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नॉट वेल डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं था। अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट वर टू थिंक मेजरली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। गवर्नमेंट को कुछ इन फैक्टर्स पर ध्यान देना था। पहला, विच इकोनॉमिक सिस्टम टू अडॉप्ट, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम अडॉप्ट करें। फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अपने एग्रीकल्चर के बारे में डेवलप करना था। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब गवर्नमेंट के सामने जो मेजर चैलेंज थे गवर्नमेंट को, तो ये देखना था कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएं। अभी हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सब चीज़ देखेंगे, एक एक वर्ड हम पता करेंगे। हम अपना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए क्या करें, अपने इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट के लिए क्या करें, और अपने फॉरेन ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए क्या करें। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहते हैं, इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन सोसाइटी और ए गिवन ज्योग्राफिक एरिया। इसका मतलब कहने का ये है कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ये डिनोट करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, रिसोर्स एलोकेशन कैसा होगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन है, ह्यूमन भी अपने में रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल, आयरन, ये सब रिसोर्सेज जो हैं, और जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जितने भी हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, वो सब सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे विद इन सोसाइटी और एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किसी या फिर किसी कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि जो भी कंट्री का प्रोडक्शन है वो कितना होगा, ये कौन तय करेगा। रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, ये कौन, कितने, किसको कितने मिलेंगे, ये कैसे एलोकेशन होगा। और सोसाइटी के जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनका यूज कैसे होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये सब हमें देखना है कैसे होगा। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप देखें, बेसिकली इसमें सबसे पहले एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चन। जो हमने ये पॉइंट्स देखे इनके रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री में कौन से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। सेकंड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमें पहले क्या प्रोड्यूस करने हैं, दूसरा कैसे प्रोड्यूस करने हैं। पहले तो हमने हमारा पहला मेजर क्वेश्चन क्या था कि हमें गुड्स और सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करने हैं, और फिर दूसरा वो कैसे प्रोड्यूस करने हैं। अब शुड प्रोड्यूसर यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, जो प्रोड्यूसर है उसको ज़्यादा ह्यूमन लेबर वाला काम करना है या कैपिटल मशीन लगानी है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जब कार बनाते हैं तो कार बनाने में हमारी मशीन टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा यूज़ होता है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज का, रोबोट्स का ज़्यादा यूज़ होता है। रोबोट ही पेच कस देते हैं, सब कुछ रोबोट ही कर देते हैं। लेकिन अगर हम बीड़ी और सिगरेट की दुकान की बात करें, जब उनकी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ह्यूमन लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कंप्यूटर से पहले वही अकाउंटिंग का काम
5 से 10 लोग करते थे, कंप्यूटर के आने के बाद काफ़ी सारे लोगों का काम वो अकेला कर दे रहा है। तो इसी को हमने क्या बोला कि हमारा जो काम है, हम जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, एक तो हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, हमारा जो काम होगा उसमें हम ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगेगी या हम कैपिटल या मशीन ज़्यादा लगाएंगे। और थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। हम इनको लोगों के बीच में कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे मीन्स अगर वो बांटने वाला प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होगा, प्राइवेट कंपनी होगी, तो प्राइवेट कंपनी अपना गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं लोगों को देगी जो उसी को अफोर्ड कर सकेंगे। जैसे अगर मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ तो जितना मेरा बजट होगा मैं उतनी ही अमाउंट का टीवी खरीद पाऊंगा। अगर मेरा बजट 160 इंच का टीवी खरीदने का तो मैं उतना खरीद पाऊंगा। अगर मेरा बजट 52 इंच का टीवी खरीदने का तो मैं उतना खरीद पाऊंगा। अगर मेरा बजट 42 इंच टीवी खरीदने का तो मैं उतना खरीद पाऊंगा। क्लियर। तो बेसिकली ये जो टीवी के इंचेस हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्राइवेट गुड्स पर, प्राइवेट कंपनी के पर और मेरी परचेसिंग पावर पर। उनका तो मेन मोटो है सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन अगर यहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाली गवर्नमेंट है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, तो इनकी फीस तो बहुत ही कम होती है, तो यानी कि बहुत ही चीप या नो फीस पर ये हमें मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, ये आपको टेबल बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए फीचर्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सिज्म। जो कैपिटलिज्म होता है बेसिकली इसको प्राइवेट से याद रखना, कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट फर्म। सोशलिज्म को आप कैसे याद रखना है, इसको याद रखना आप गवर्नमेंट से। और मिक्सिज्म को आप कैसे याद रखना है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बोथ। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ओनरशिप। सबसे पहली बात देखिए, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन है, प्रोडक्शन के जो वेज हैं, साधन है जिनसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस पर ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट में। तो प्राइवेट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट में पब्लिक ओनरशिप। गवर्नमेंट सारे काम पब्लिक के नाम से करती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, सिर्फ पब्लिक स्कूल को छोड़ के बाकी सारे काम गवर्नमेंट पब्लिक के नाम से करती है। तो पब्लिक एंटरप्राइज और मिक्सिज्म में थोड़ी सी प्राइवेट ओनरशिप है और थोड़ी पब्लिक ओनरशिप है। क्लियर। इकोनॉमिक मोटिव, इनका उद्देश्य क्या है, जो इनका उद्देश्य क्या है इकोनॉमी से। प्राइवेट का तो उद्देश्य क्या है, कैपिटल वालों का, कैपिटलिज्म का प्रॉफिट मेकिंग, सोशलिज्म का सोशल वेलफेयर। प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पब्लिक वेलफेयर। एंड अगर मिक्स हो तो सम विल मेक सोशल वेलफेयर एंड सम विल मेक प्रॉफिट, बोथ। देखिए मिक्सिज्म मतलब बोथ। एंड सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, फ्री मार्केट सिस्टम। ये कहते हैं कि मार्केट का छोड़ दो, मींस जो भी रेट होंगे वो मार्केट तय करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर चीज़ों की कमी हुई तो प्राइवेट वाले लोग क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे और उनके रेट को और बढ़ा देंगे। तो ये क्या होता है, फ्री मार्केट सिस्टम। और गवर्नमेंट कहती है नहीं, सेंटर प्लानिंग होगी, सेंटर यहाँ से प्लान होगा सब चीज़ें। और मिक्स में क्या होगा, सेंटर प्लानिंग भी रहेगी और फ्री मिक्स सिस्टम भी रहेगा। देखिए मिक्स मतलब दोनों को साथ चलाना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट का रोल क्या होगा। कैपिटलिज्म कहता है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री चलाओ, इंटरनल रेगुलेशन होगी, नथिंग एल्स। सोशलिज्म कहता है क्योंकि देखिए सारा काम गवर्नमेंट कर रही है तो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, क्या होता है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। और मिक्सिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटलिज्म में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट है वो किसके पास ज्यादा रहेगा, अनइक्वल। जो बिजनेस चला रहा है उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा और जो उसके साथ मजदूर काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। इसलिए जो रिच और पुअर के बीच की जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कैपिटलिज्म में। बट सोशलिज्म में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोशलिज्म में सबको इक्वल और नियर टू इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और मिक्सिज्म में क्या होगा, लेस एंड इक्वल। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, इसको हम प्राइवेट एंटरप्राइज बोलते हैं, इसको गवर्नमेंट, इसको बोथ। सेम फर्स्ट पॉइंट है वाला, सिक्स वाला पॉइंट सेम फर्स्ट वाला ही है। अब देखिए सेवेंथ, इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब अगर आप कोई एंट्री फर्म, नई फर्म एंट्री करना चाहती है, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है कैपिटलिज्म में, यहाँ पे फ्रीडम की कमी है और यहाँ पे लिमिटेड है। और एट्थ है कि मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कैपिटलिज्म की, इनइक्वालिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटी, जो हमने अभी देखा था फिफ्थ पॉइंट में, अनइक्वल वाला। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी। लेकिन
गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनएफिशिएंसी। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम ही नहीं करना चाहते। और मिक्स के प्रॉब्लम है कि थोड़ी इनइक्वालिटी और थोड़ी इनएफिशिएंसी। तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर पूरी इकोनॉमी खुद चला रही है तो उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर प्राइवेट अपनी इकोनॉमी खुद चला रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वर्ल्ड में बात करें तो यूएसए अपने आप में एक पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ लिमिटेड रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती है, नथिंग एल्स। उसके अलावा जो भी वर्क होगा उनकी सब प्राइवेट कंपनी करेंगी। इसलिए अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े जाइंट कंपनीज आज यूएसए में है। बट अगर हम सोशलिस्ट कंट्री की बात करें तो हमारे पास रशिया। रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसके अंदर सारे के सारे जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है। चाइना भी सोशलिस्ट कंट्री है, भले ही आज वो थोड़ा धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिज्म का जो मेन, देखिए ध्यान रखना, इनके फर्क में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो कैपिटलिज्म का जो मेन मोटो है ना, मेन मोटो वो प्रॉफिट मेकिंग है। बस ये जो एक मोटो है ना, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो कैपिटलिज्म का जो मेन मोटो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, और जो इस सेकंड पॉइंट में है। और जो सोशलिज्म का मेन मोटिव है ना, वो वेलफेयर है। कई बार जब गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है और उसके लिए हमसे चार्ज करती है, प्रॉफिट बनाना चाहती है, तो वो चीजें बहुत गलत है। एक मिक्स इकोनॉमी में भी साफ कहा गया है कि सम विल सोशल वेलफेयर एंड सम विल मेक प्रॉफिट। क्योंकि जो मिक्स इकोनॉमी है वहां पर भी यही सिस्टम है कि सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मोटिव। इसमें जो प्राइवेट लोग होंगे वो तो प्राइवेट प्रॉफिट कमाएंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो सोशल वेलफेयर करेगी। क्लियर? तो कई बार जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बहुत हाई फी चार्ज करती है, तो वो सोशल वेलफेयर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने जैसे ही कंट्री आज़ाद हुई तो उस समय एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज कैसे चलाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो इसको हमने नाम दिया आईपीआर 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। अब ग्रुप 1 में क्या था? जो भी हमारी बेसिक वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं जो भारी, मतलब जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, जिनका काम क्या होगा, जिनके अंदर बहुत सारा आयरन लगता है, ऐसा समझिए। जो बड़ी इंडस्ट्री, जैसे भेल हमारी इंडस्ट्री है, जैसे हमारी रेलवेज है, तो बड़ी इंडस्ट्री, भारी इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारी आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, ये सब हमने ग्रुप 1 में डाल दी। और सीधा सीधा एक्सक्लूसिव मोनोपोलीज ऑफ स्टेट, पूरी पूरी मोनोपोली किसको देगी हमने? स्टेट को देगी, यानी कि सरकार को देगी। फिर हमने बनाया ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर हमने क्या डाली? की इंडस्ट्रीज, जैसे कोल, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन, मिनरल ऑयल एटसेट्रा। अब इसमें क्या हुआ? स्टेट टू कवर द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फ्यूचर डेवलपमेंट इन दीज इंडस्ट्रीज। मतलब जो कोल था, आयरन था, स्टील था, शिप बिल्डिंग था, मैन्युफैक्चर था, टेलीफोन था, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने ली। ठीक है? और अगर कोई पुरानी इंडस्ट्रीज चल रही थी उनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप 10 साल तक काम करो। मतलब ग्रुप 2 में स्टेट ने कहा कि ये इंडस्ट्री अगर आप कोई पहले प्राइवेट भी चला रहा था तो स्टेट ने उनको कहा कि आप भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 10 साल तक के लिए चलाओगे, वैसे हम चलाएंगे नहीं वाले तो। और उसके बाद जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जब आपकी डेट पूरी हो जाएगी, 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो स्टेट, जो स्टेट का मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना गवर्नमेंट से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे है, कंट्री से है। और स्टेट अब आपके लिए फिर बाद में डिसीजन लेगी, 10 साल बाद डिसाइड करेगी स्टेट की करना क्या है, आपको फिर से कंटिन्यू करने देना है या सरकार उसको भी सरकार चलाएगी। ग्रुप 3 में सरकार ने क्या कहा कि 18 इंडस्ट्री बनाई, जिसमें ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, मशीन टूल एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड, इसमें क्या था? प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड टू ओपन दीज इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। इन सब इंडस्ट्री में, जिसमें हमने ऑटोमोबाइल बनाना था, ट्रैक्टर बनाना था, मशीन बनाना था, इनमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, पर गवर्नमेंट इसमें रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट इसमें सुपरवाइज करेगी, मतलब इसमें कमांड गवर्नमेंट देती है। और ग्रुप 4 में जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्री, इन सबको छोड़कर अगर कुछ बच गया तो प्राइवेट चलाएगा प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है या इंटरवीन कर सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। अब देखिए कितना, मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन रेजिम आ चुका है। यहाँ पे 4
बस इसमें आपको ध्यान रखना है आईपीआर में ग्रुप थे 4 और ये पावर जो है ना इनमें धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले पूरा एक्सक्लूसिव है, दूसरे में स्टेट ने प्राइवेट को भी लागू कर दिया लेकिन स्टेट ने 10 ईयर्स का सिस्टम रखा। थर्ड में कहा कि प्राइवेट भी लागू है लेकिन हम सिर्फ रेगुलेशन देंगे। फोर्थ में कहा आप चला सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ी तब हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। क्लियर। तो ये जो रेगुलेशन था धीरे धीरे कम हो गया। अब देखते हैं आगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए हमने एक तो मिक्स इकोनॉमी अपनाई। मिक्स में यानी कि प्राइवेट भी रहेंगे और गवर्नमेंट भी काम करेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया। क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1950 टू ओवरसी द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया 1950 में। कब बनाया गया? ये 1950 में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया। क्या देखने के लिए? कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चेक करना। चीफली थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ, किस तरह से, मतलब मेनली चीफली मतलब मेनली किस तरह से करेगा? 5 ईयर प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। ये 5 साल के प्लान बनाएगा और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगा। तो प्लानिंग कमीशन क्या है? एक तरीके से हमने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया जिसको हमने योजना आयोग का नाम दिया, जिसका काम क्या था कि वो प्लान बनाएगा, हमें सरकार को बताएगा कि आपको आने वाले 5 साल में कैसे काम करना है और आने वाले फिर 20 साल में कैसे काम करना है। 2 तरह के प्लान बनाएगा, छोटे काम और फिर बड़े काम। अब देखिए, जैसे हमें किसी को 12th के एग्जाम देने हैं, किसी को यूपीएससी के एग्जाम देने हैं, किसी को यूपीएससी के एग्जाम देने हैं, तो जो ये एग्जाम हमें देने हैं, एग्जाम तो हम 1 साल बाद लिखेंगे, कुछ मंथ बाद लिखेंगे, लेकिन हम उसके लिए आज से पढ़ते हैं। तो वो हमारे छोटे छोटे प्लान्स हैं जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल होलिस्टिक पढ़ते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो वो होता है लॉन्ग टर्म प्लान कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना पढ़ना है। तो वही है, 5 ईयर प्लान हमारे छोटे प्लान है और लॉन्ग टर्म प्लान हमारे 20 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे? 20 ईयर्स। इनको पर्सपेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। इट वॉज डिजोल्व इन 2015। 2015 में इसको खत्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को। 1950 से 2015 तक ये चला है और पीएम यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और जो पीएम थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे, वह इसके चेयरमैन हुआ करते थे। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री। आज प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया है उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है। अब देखते हैं इसका कमीशन का उद्देश्य क्या था, कमीशन क्यों बनाया गया था। पहला, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। जो हमारे सामान्य नागरिक थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना था। एफिशिएंटली यूज ऑफ कंट्रीज मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्री के पास जितना भी मटेरियल रिसोर्स था और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स था उनको अच्छे से यूज करना था। बूस्टिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करना था। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी वो सबके लिए जनरेट करनी थी। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था। यानी कि हम करना चाहते हैं प्लानिंग कमीशन को, हमने प्लानिंग कमीशन को 4 चीज़ें कही कि हमारे जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ, मतलब उनको थोड़ा अमीर करो। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है इनका सही से यूज़ करो। प्रोडक्शन बढ़ाओ कंट्री के अंदर और एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए। अब बेसिकली हमने देखा प्लानिंग कमीशन, ठीक है, सॉरी, अब ये जो नीति आयोग है ये नीति आयोग क्या है? सॉरी, हम ये नीति आयोग को बताना भूल गए हैं। ये नीति आयोग जो सरकार ने बनाया है ना, 2015 में बनाया था, इसका पर्पस था, ये एक थिंक टैंक है। पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको टारगेट दे दिया जाता था कि आपको जो फंड मिलेगा उसमें से कुछ खर्चा जिन जिन सेक्टर में करना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती थी। लेकिन प्लानिंग जो नीति आयोग था उसमें ऐसा नहीं किया गया। नीति आयोग में एक थिंक टैंक बनाया गया। वो थिंक टैंक स्पेसिफिक सेक्टर देखता था, सेक्टर देखेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगा। उसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ताकि मतलब सरकारें जब सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं, उसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसकी नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज प्लान? अब हमने कहा प्लानिंग कमीशन प्लान करेगा, 5 ईयर के प्लान बनाएगा, 20 ईयर से पर्सपेक्टिव प्लान बनाएगा। तो प्लान क्या है? देखिए, प्लान इज ए डिटेल्ड प्रपोजल फॉर डूइंग और अचीव समथिंग। जब हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो भी एक प्रपोजल रखते हैं वो प्लान है, योजना। ठीक है। तो अब इसको हम
इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में दी गई है, वो ये है। ये तो मैंने आपको एक इजी डेफिनेशन दी, आपको ये भी सही है बिल्कुल। प्लान क्या है? अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। प्लान हमें ये बताता है कि किसी जो देश के रिसोर्सेज हैं उसको हमें कैसे यूज करना है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? उसके संसाधन, कि उसके पास जो कोयले हैं, उसके पास जो आयरन है, उसके पास जो रॉ मटेरियल्स है, उन सबको कैसे यूज करना है, ये हमें प्लान बताएगा। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स। इसमें कुछ जनरल गोल्स होते हैं। देखिए गोल मतलब क्या है कि हमें क्या अचीव करना है, हम जो प्लान बना रहे हैं हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है। अगर मुझे ट्वेल्थ में टॉप करना है तो अगर किसी बच्चे को ट्वेल्थ में टॉप करना है तो वो बच्चा प्लान करना शुरू करेगा कि मैं इस तरह से करूंगा, लेकिन वहां पे उसका गोल है ना कि ट्वेल्थ में टॉप करना, तो वो गोल होना जरूरी है। अगर प्लान में गोल नहीं है तो वो प्लान ही नहीं है, वो बेकार है बिल्कुल प्लान। एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है विच आर येट टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो स्पेसिफिक है वो केवल उसी प्लान के लिए है, सिर्फ उसी प्लान के लिए। और जनरल है, देखिए जैसे हमारा जनरल गोल तो ये हो सकता है कि मुझे इंटेलिजेंट बनना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, वो जनरल गोल है। ठीक है, लेकिन मुझे एक क्लास को टॉप करने के लिए नॉलेज गेन करनी है, वो मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ट्वेल्थ क्लास में टॉप करना है, वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन नॉलेज गेन करना मेरा जनरल गोल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था कि जो प्लान था उसका रिसोर्स, उसका पर्पज ये था कि हमें ये देखना था कि जो नेशन में हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो हमारा आयरन हो, चाहे हमारा कोल हो, उनका हम कैसे यूज करेंगे। इसमें हमारे कुछ जनरल गोल थे जो जिनका हमें ध्यान रखना ही रखना था प्लान को बनाते हुए, और कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे जो भी हमें अचीव करने थे। हमने शॉर्ट टर्म गोल जो बनाए वो 5 ईयर्स के थे, और जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान थे जिनको हमने पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा, ये पूछा गया पर्सपेक्टिव प्लान कितने साल का था, वो 20 ईयर्स के थे। अब हम देखते हैं द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या थे जो हमने बात की थी अभी, मतलब जनरल गोल, कॉमन गोल। गोल्स आर द अल्टीमेट टारगेट टू एंश्योर सक्सेसफुल प्लान। गोल हमारे अल्टीमेट टारगेट है जो किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब ग्रोथ के 4 थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी और इन द जीडीपी ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की कैपेसिटी में या जीडीपी में अगर कुछ इंक्रीज कर दिया जाए तो वही ग्रोथ है। जीडीपी क्या होती है? किसी कंट्री की टेरिटरी में, किसी कंट्री की बाउंड्री में जो भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, जितनी भी वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। किसी कंट्री की जो पूरी बाउंड्री है, जैसे इंडिया के वेस्ट में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से लेकर जो हमारा तमिलनाडु के लास्ट पॉइंट तक जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ वो पूरे भारत में, चाहे वो हमने जितने भी रुपए की गुड्स बनाई, चाहे जितने रुपए की सर्विस बनाई, उन सब का टोटल क्या है? हमारी जीडीपी होगी। अगर हमने उसमें पिछले वर्ष की तुलना में हमने इंक्रीज कर दिया, वही हमारी ग्रोथ है। मॉडर्नाइजेशन क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये मॉडर्नाइजेशन है। जैसे हमने सीड्स के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स बना दिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। अभी सरकार मोदी जी ने एक स्पीच दी थी कुछ दिन पहले, आत्मनिर्भर भारत, कि मुझे हमें अपने सपनों का भारत कैसा बनाना है? आत्मनिर्भर मतलब खुद बनाना है। यानी इसका मतलब क्या था? टू प्रोड्यूस गुड्स इन अवर कंट्री, टू प्रोड्यूस गुड्स इन अवर कंट्री, हमें अपनी ही कंट्री में अपनी जरूरतों का सामान अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करना है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट को बदल देना है, मतलब जो सामान हम इम्पोर्ट करते थे अब हमें इम्पोर्ट नहीं करना, अपने यहाँ प्रोड्यूस करना है। देखिए 1950 से हम ये चीज सोच रहे हैं। इक्विटी, इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी रिड्यूस्ड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी इनइक्वालिटी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कई लोग तो बहुत सुपर रिच हैं इतने, और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच का जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये इतना, ये हमें बिल्कुल क्या करना है? रिड्यूस करना है, खत्म करना है। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे, ये तो मैंने बहुत छोटा बताया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। देखिए ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या है? ये एक इंक्रीज है किसमें? कंट्री की कैपेसिटी में टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमें कंट्री की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है जिससे उसके जो गुड्स और सर्विसेज में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ाया जा सके।
अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, हमारे पास लार्ज स्टॉक ऑफ कैपिटल, पूंजी कितनी है हमारे पास, हम पूंजी को बढ़ा लें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ा लें, बैंकिंग सर्विस बढ़ा लें, और हमारी जो कैपिटल है या सर्विस है हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? एफिशिएंसी, उनको अच्छे से यूज करें। देखिए मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिए, ये तो वो मैंने उसको पूंजी बढ़ा दी, लेकिन मैंने उस 100 रुपये को मैंने अच्छे से खर्च किया और उस 100 रुपये से कमा कमा के मैंने पैसे बढ़ा लिए, वो है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाना। क्लियर? इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज करना। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। जीडीपी क्या है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की, सभी गुड्स और सर्विसेज की जो भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए एक साल में, उनका जो मार्केट वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। क्लियर? पूरे एक साल में कंट्री में जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उस कंट्री की बाउंड्री में, वही जीडीपी है। अब द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली। अब जीडीपी में क्या कौन कौन सेक्टर आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। वो लोग जो खेती से रिलेटेड है, वो लोग जो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, और वो लोग जो किसी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में वो लोग आते हैं जो हमें अपनी सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, ये लोग हमें अपनी सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के पैसे दे रहे हैं, कोई फिजिकल गुड्स नहीं दे रहे, एडवाइस के पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? बैंकर्स, जो होते हैं सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर मेक अप द सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। और इनके द्वारा जो भी जो कंट्रीब्यूशन बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टरल कंपोजिशन। अभी सेक्टरल कंपोजिशन क्या है, ये हमें यहाँ दिया गया है। देखिए, सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर सच एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब सेक्टरल कंपोजिशन में क्या होता है कि जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन्होंने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया, सेक्टरल कंपोजिशन। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन बताता है। सेक्टरल कंपोजिशन हमें ये बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया, ये है हमारा सेक्टरल कंपोजिशन। अब हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। देखिए, आपको पहले तो ये चार चार नाम याद रखने हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ग्रोथ देख लिया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या था? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज मॉडर्नाइजेशन। अब किसके लिए? फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अपनानी है किस लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो प्रोड्यूस करनी है, उनको बढ़ाने के लिए हम अगर न्यू टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, वही हमारी मॉडर्नाइजेशन है। पहला, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? इट ऑल्सो चेंजेस इन सोशल आउटलुक। समाज की सोच बदलना, समाज की सोच बदलना में मॉडर्नाइजेशन है। सच एज रिकॉग्नाइजेशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन। ये पहचानना, ये भी पहचानना कि वुमेन के भी उतने ही राइट है जितने कि मैन के हैं, ये भी मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी को अपग्रेड करने से रिलेटेड भी है। तो मॉडर्नाइजेशन याद रखना चाहिए। कई बार हम ये चीज़ ध्यान नहीं करते कि हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन को टेक्नोलॉजी पर लेके आते हैं, लेकिन नहीं, मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो सोसाइटी के अंदर जो बुरी रीतियाँ हैं उनको खत्म करना, सोसाइटी के अंदर कुछ अपग्रेड करना। जैसे वुमेन का स्टेटस हमने उठा दिया, जो छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे होटलों में काम करते हैं, उनके स्टेटस में सुधारना, ये सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के अंदर आती है। क्लियर? तो देखिए, अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स द यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। मॉडर्न सोसाइटी वुमेन के टैलेंट का वर्क प्लेस में यूज करती है, जैसे बैंक में, फैक्ट्रीज में, स्कूल में, इन सब जगह पे। एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेशन इज ऑल्सो प्रोस्पेरस। और अधिकतर जगह पर देखा गया है कि जहाँ पर वुमेन्स काम करती है वो सोसाइटी बहुत ही प्रोस्पेरस है, समृद्ध है, रिच है। फार्मर्स कैन इंक्रीज, अब टेक्नोलॉजी के बेस पे देख लेते हैं। फार्मर्स कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज। फार्मर अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है अगर वो अच्छी तरह की नई वाली सीड वेराइटी को यूज करे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस। अगर वो पुराने की बजाय नई सीड यूज करे, फार्मर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग ए न्यू टाइप ऑफ मशीन। फैक्ट्री भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है अगर वो नई टाइप की मशीन यूज करे। तो यही हमारी मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या आता है? न्यू टेक्नोलॉजी प्लस सोसाइटी, प्लस सोसाइटी, सोसाइटी का अपग्रेडेशन। तो मैंने इसके लिए एक अप एरो लगा दिया कि ये अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है?
to produce the goods of our own use in our own country, या to substitute import substitute, हमें import नहीं करना, it means avoiding imports. import क्या करना है, हमें avoid करना है of those goods which could be produced in India itself. हमें उन सब import को avoid करना है जिनको हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं. This policy was necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. ये जो पॉलिसी थी बहुत ही जरूरी थी क्योंकि हम अपना फॉरेन कंट्री, ताकि हम अपने फॉरेन कंट्रीज के ऊपर से जो हमारा डिपेंडेंस था वो हम हटा सके. देखिए जैसे जब हम 1947 तक की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स पीरियड की, तो हमने ये बात की थी कि कैसे हम ब्रिटिशर्स से फिनिश गुड्स अपना रहे थे, मंगा रहे थे. तो उस फिनिश गुड्स को अगर हमें कम करना था तो फिर हम वो कपड़ा जो हम ब्रिटिशर्स से मंगाए थे वो हमें यहीं बनाना था, यहीं बनाना था. तो यहाँ पर बनाने के लिए हमें वो फैक्ट्रीज लगानी थी. तो वही सब जो पॉइंट था ना, हमारी गवर्नमेंट ने वही सब टारगेट रखे सेल्फ रिलायंस में, कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है हमारी फॉरेन कंट्रीज पर, हम वो खत्म करेंगे. हम फूड भी हम यूएसए से मंगाते थे. अब आप कहोगे कि सर एग्रीकल्चर कंट्री 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और फिर भी फूड हम इंपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर थी उसको ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर दिया था. तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा किसान कैश क्रॉप उगा रहे थे और उसके बदले वो हम एक्सपोर्ट कर देते थे. तो इसलिए हमारी कंट्री के अंदर फूड की शॉर्टेज रहती थी और हम फूड इंपोर्ट करते थे. तो हमने कहा कि हमारी जो फॉरेन कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस थी खास करके फूड के लिए, हम उसको खत्म करना चाहते थे. हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे. इट वॉज फियर्ड दैट, हमें क्या डर लगता था, दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाई, कि जो हम फूड सप्लाई के ऊपर हम इंपोर्ट करते हुए हम निर्भर कर रहे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेन कैपिटल को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मे मेक इंडिया सोवरेनिटी वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन अवर पॉलिसीज. वो इंडिया की जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, अपने डिसीजन खुद लेना, अपने डिसीजन खुद लेना, उसको वो वल्नरेबल माने खतरे में डाल सकता है. किसके हाथ में? फॉरेन वालों के हाथ में. मतलब आप समझिए कि हम लोग अपना फूड खुद मंगा रहे थे. तो इसमें क्या चक्कर था, हम अपना फूड भी इंपोर्ट करते थे. तो अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहें जिससे उस कंट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो वो कंट्री हमें ये धमकी दे सकता था कि मैं आपको फूड नहीं दूंगा, आपके लोग मर जाएंगे. तो ऐसे में क्या था, हमें वो डिसीजन वापस लेना पड़ सकता था. तो अगर हम अपने डिसीजन को खुद लेना चाहते थे, हम अपनी सोवरेनिटी, अपने डिसीजन लेने की क्षमता को अपने पास बरकरार रखना चाहते थे, तो उसके लिए पहले हमें तो फूड सप्लाई इंश्योर करनी थी, ताकि हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो फॉरेन के लोगों के इंटरफेस की वजह से हमें लेना पड़ा हो. नेक्स्ट हमने देख लिया ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ. नेक्स्ट है इक्विटी. देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है. देखिए इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है. एक पर्सन है, ठीक है, जिसका जो बहुत रिच है, सुपर रिच, वो इस हाइट पर खड़ा हुआ है, पहले से यहाँ खड़ा हुआ है, और एक बेचारा गरीब है, वो यहाँ खड़ा हुआ है. अब इन दोनों ने एक एग्जाम दिया. तो आप ये देखो, इसको भी मान के चलिए गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ दे दिए और इसको भी 100 रुपीज़ दे दिए, और गवर्नमेंट ने कहा दोनों को इक्वल दिए. इक्वल नहीं देने, अगर मैं चाहता हूँ इनको इक्वल करना है, तो इसके पास अगर पहले 1000 रुपीज़ थी, 1000 रुपीज़ थे और 100 इसके पास अब हो गए 1100 हो गए, तो उसको आप डायरेक्ट 1100 दोगे. इस छोटे वाले को आप डायरेक्ट कितने दोगे? 1100. क्लियर, ताकि ये ऊपर आ जाए. अगर ये नहीं सुना, दूसरा एग्जाम्पल सुनिए. हम अपने घर में हम 3 भाई हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ये मेरा सबसे छोटा और ये मोटू भाई है मेरा. ये देखिए, ये मेरा मोटू भाई है और ये मेरा बड़ा भाई है, और ये चलो मैं हो गया छोटा सा जब मैं 5 साल का. और जब मैं यहाँ, ये मेरा बड़ा भाई 10 ईयर्स का है, सबसे मेरा जो मोटू भाई है, ये मेरा चलो सबसे बड़ा भाई है, और ये हमारा ब्रदर 18 ईयर्स का है. अब मेरी मम्मा ने हमें क्या दिया, मेरी मम्मा ने अपने घर में 6 रोटीज बनाई. एग्जाम्पल लेते हैं, 6 रोटी बनाई, 2 इसको दे दी, 2 उसको दे दी और 2 उनको दे दी. अब मेरे जो बड़े भैया थे उनको तो भूख लग रही थी, उनको 3 खानी थी. मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं थी, मुझे 1 खानी थी.
और मेरे बड़े जो बड़ा भाई था उनको 2 ही खानी थी। तो लेकिन अब जिसको जिनकी जरूरत के अकॉर्डिंग दिया गया, अगर सबको 2 दिया गया वो इक्वालिटी थी, लेकिन इनको 3 की जरूरत थी, इनको 3 दिया गया। मुझे 1 की जरूरत थी, मुझे 1 दिया गया, और मेरे भाई को 2 की जरूरत थी, उसको 2 ही दिया गया। तो ये इक्विटी है, जिसको जितनी जरूरत है उनको उतनी ही, मतलब पुअरों को बढ़ावा देना। तो जो रिजर्वेशन है ना, हम जो बोलते हैं SC ST या EWS को जो रिजर्वेशन मिला है वो इक्विटी के प्रिंसिपल में मिला है, उनको इक्वल लाना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इक्विटी, कि पुअर भी उतना ही प्रॉस्पेरस हो सके। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ, एंड आल्सो हैव मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। देखिए कितनी अच्छी बात है, इक्विटी के पॉइंट से देखिए सारे सब चीज़ आगे इसमें। एक कंट्री के अंदर हाई ग्रोथ भी हो सकती है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सबसे नई टेक्नोलॉजी उसके पास है, डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ, कंट्री अपने आप में डेवलप भी है, एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी। और लेकिन फिर भी उसके जो लोग हैं वो किस में रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मस्ट बी रीच टू पुअर सेक्शन। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रही है, जो भी आप कंट्री आपकी अमीर हो रही है, उसका बेनिफिट पुअर सेक्शन तक भी पहुंचना चाहिए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। हर इंसान को उसको बेसिक नीड मिलनी चाहिए, जैसे फूड, खाना मिले, एक अच्छा सा घर मिले, एजुकेशन मिले और हेल्थ केयर मिले। ठीक है, फूड मिले, डिसेंट हाउस मिले, एजुकेशन मिले और हेल्थ केयर मिले। और जिनकी इनइक्वालिटी है ना, वेल्थ में, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जानी चाहिए, वो इनइक्वालिटी कम हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं, लेट्स स्टडी इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। देखिए इंडिया ने 1990 तक 7 5 ईयर प्लान बनाए हैं, लेकिन उसमें हमें जो देखना है फर्स्ट और सेकंड ही देखना है, हमारे सिलेबस में उतना ही है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर में देखिए, सबसे पहले आप एग्रीकल्चर को प्लान को शुरू करने से पहले जब गवर्नमेंट ने प्लान बनाया होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा होगा। गवर्नमेंट ने ध्यान रखा होगा कि हमारी जो लैंड है वो स्टैग्नेंट है, हमारी जो सॉरी प्रोडक्शन है लैंड से वो स्टैग्नेंट है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होगा कि जमींदारी सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, वो एक बहुत ही कॉज ऑफ कंटेंशन थी, मीन्स वो भी एक लड़ाई की जड़ थी। जो जमींदार थे वो मालिक बन के बैठ गए थे, तो इससे फार्मर्स की हालत बहुत बुरी थी, हम उनको भी खत्म करना चाह रहे थे। तीसरा, जो मजदूर थे, जो पहले किसी जमाने में किसान जो थे वो उन जमीनों के मालिक हुआ करते थे। जो टिलर्स थे, टिलर्स मतलब जो उस जमीन पे एक्चुअल खेती करते हैं उनको बोलते हैं टिलर्स। जो टिलर्स थे वो पहले जमीनों के मालिक थे, आज वो उस जमीन पे स्लेव बन गए, वर्कर बन गए, और जो जमींदार थे वो मालिक बन के बैठ गए। तो हमारा पर्पज ये था कि हम उनको मालिक बनाएं। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में थी जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना रहे थे। तो अगर आप भी कोई प्लान बनाएंगे तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम प्लान बनाएंगे। और उसी प्लान में हमने पहला प्लान बनाया एग्रीकल्चर, और उसी में हमने जो सबसे पहला काम किया वो किया हमने लैंड रिफॉर्म, जिनको हम बोलते हैं भूमि सुधार। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि जब इतनी सारी जरूरतें थी लैंड की, तो वही सब चीज़ें आनी थी। तो हमने देखा ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ना तो भैया ग्रोथ हो रही थी और ना ही इक्विटी थी, मतलब गरीबों को तो वो लैंड दी ही नहीं गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में अंग्रेजों के समय में। अब लैंड रिफॉर्म होता क्या है, ये जो लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू एफर्ट्स टू रिफॉर्म द ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म क्या थे, लैंड रिफॉर्म वो एफर्ट है जिसमें हम ओनरशिप, जो मालिकाना हक है, हम उसको चेंज करना चाहते थे, और लैंड को रेगुलेट करना चाहते थे, उनके ऊपर कोई कानून बनाना चाहते थे। और दोज लैंड्स विच आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स टू लैंडलेस पीपल फॉर एग्रीकल्चर और स्पेशल पर्पसेस इज नोन एज लैंड रिफॉर्म। या वो सभी लैंड जो गवर्नमेंट ने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी, लैंड लॉर्ड से तो ले ली, लैंड होल्डर से ले ली, और वो किसको दे दी, लैंडलेस पीपल को दे दी। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म अपनाया। लैंड रिफॉर्म में क्या कहा गया कि जिनके पास बहुत सारी जमीन है, हजारों हजारों बीघा जमीन है, उनसे जमीनें छीन ली गई और वो लैंडलेस लोगों को दे दी गई। हमने देयर आर 6 मेन कैटेगरीज ऑफ रिफॉर्म, हमने 6 टाइप के रिफॉर्म करे। पहला, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, हमने वो जमींदार सिस्टम खत्म कर दिया। रेंट कलेक्टर्स अंडर द प्री इंडिपेंडेंस एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो वो जमींदारी सिस्टम था हमने उसको खत्म कर दिया। वो बहुत ही गंदा सिस्टम था ना, क्योंकि उसमें जो जमींदार थे उनको मालिकाना हक दे दिया गया था,
और वो फार्मर से रेंट लेते थे और उसको ब्रिटिशर्स को जमा कर देते थे, तो प्रॉफिट अपने पास ही रखते थे और उसी की वजह से लैंड की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। तो हमने जो इंटरमीडिएरीज थे, जो मिडिल मैन थे, उनको हमने खत्म कर दिया। टेनेंसी रेगुलेशन, टेनेंसी क्या होता है? किराया। हमने इसको रेगुलेट कर दिया। इसमें क्या होता था कि जो टेनेंट था, जो हमारा जमींदार था, जो हमारा उसका जो हमारा टेनेंट था, टेनेंट मीन्स जिसने जमीन किराए पे ले रखी थी, जो फार्मर्स था, तो उसके उससे कई बार क्या होता था कि जो ओनर था वो उसको निकाल देता था। तो हमने उसको रेगुलेट किया कि कॉन्ट्रैक्ट, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दोगे, आप इस टाइम से पहले नहीं निकाल पाओगे। फिर हमने सीलिंग लगा दी। सीलिंग और लैंड होल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, सीलिंग एक्ट। इसमें हमने क्या किया कि एक लिमिट बता दी कि आप इस लिमिट से ऊपर नहीं रुक पाओगे, और जो भी एक्स्ट्रा लैंड थी वो हमने लैंडलेस फार्मर्स को दे दी। अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट डिस्पैरेट लैंड होल्डिंग, जो छोटी छोटी लैंड्स थी, जैसे किसी के पास इतनी ज़मीन है, किसी के पास इतनी ज़मीन है और किसी के पास यहाँ ज़मीन है, तो हमने उसको क्या करा, मान के चलिए किसी एक ए पर्सन की ये ज़मीन है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, तो हमने उसको 3 ज़मीन यहाँ पे दे दी कि भाई तू यहाँ तीनों ले ले और ये ज़मीन तो हमें दे दे। और फिर हमने क्या किया, इनको सबको इकट्ठा कर दिया। हमने लैंड्स को कंसोलिडेट किया। क्लियर? तो हमने उसके लिए कंसोलिडेट करने के लिए अटेम्प्ट किए, बेसिकली उसका सक्सेसफुल मेथड इसलिए नाम लिखा गया अटेम्प्ट। एनकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, हमने जॉइंट फार्मिंग को प्रमोट किया। हमने कहा कि भैया आपकी छोटी छोटी जमीन है ना, आप एक काम करो, मिलके जब फार्मिंग कर लो। ऐसे समझिए जैसे ब्रिटिशर्स से पहले होता था, पूरा गांव एक साथ खेती करता था। तो हमने उसी कोऑपरेटिव फार्मिंग को, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके एक साथ मिलकर जॉइंट फार्मिंग को प्रमोट करने की के लिए प्रमोट किया, उनको एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया। सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी, जो टेनेंसी एक्ट थे उनके हमने जल्दी जल्दी सेटलमेंट कराए, उनके लिए कानून बनाए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई लैंड रिफॉर्म कुड नॉट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड। इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब देखते हैं। जमींदारों ने लूप होल का बेनिफिट लिया। इन्होंने क्या किया, जो जमींदार थे उन्होंने अपने आप को खुद कल्टीवेटर बना दिया। इसमें हुआ यह था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी जमीन पे कल्टीवेट कर रहा होगा, जो भी एक्चुअल टिलर होगा, एक्स्ट्रा लैंड उससे लेके लैंडलेस पीपल को दे दी जाएगी, जो कि इस पे कल्टीवेटर है। मतलब एक तो हो गया ओनर, अंग्रेजों ने जमींदारों को ओनर बना दिया, तो वो ओनर है, और लेकिन उस पर कुछ किसान काम कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि जो भी उस पर खेती करता है वो उसको हम ओनर बनाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम ही खेती करते हैं। लैंड ओनर क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर, कि हम तो अपनी जमीन में खुद ही उगाते हैं, हमारे पास कोई बंदा नहीं है। उन्होंने उनको निकाल दिया सबको बाहर। अब उसके बाद कई बार क्या हुआ भी है कि जो एग्रीकल्चर में बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट, कि जो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे उनको जमीन भी दे दी सरकार ने, लेकिन जमींदारों ने पावर के दम पे, माइट के दम पे उनसे खाली करा ली, तो इनको इस एक्ट से कोई फायदा नहीं मिला। थर्ड, चैलेंज इन द कोर्ट, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। जमींदारों ने क्या किया, कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। अगर किसी सरकार ने जमीन छीनने की कोशिश की ना, तो उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ, और इन्होंने इस डिले का फायदा उठाया और इस जमीन को, अपनी इस लैंड को अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। देखिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जो मेरे परदादा जी थे, उनके पास बहुत ज़मीन थी, तो उन्होंने क्या किया, आपने जब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट आया तो उन्होंने भी अपनी सारी ज़मीनें अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर दी। इससे क्या हुआ कि जो ज़मीन उनसे छीन थी वो नहीं छीन पाई। वो बात अलग है, मैं ये कह सकता, वो बाद में ये हुआ कि जो क्लोज रिलेटिव थे उन्होंने वापस ही नहीं करी, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम हुई। उसके बाद लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। लैंड रिफॉर्म केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुए, बिकॉज दीज स्टेट had because these state government had नहीं है सॉरी because these state government had committed to the policy of land to the tiller। इन्होंने मतलब बिल्कुल ये कमिटेड थे, इनको करना ही करना था। इन्होंने एक निश्चय किया कि हम जो लैंड है वो टिलर को देकर रहेंगे। और इन अदर स्टेट वास्ट इनइक्वालिटी, और बाकी स्टेट में बहुत ही इनइक्वालिटी बनी रही, ऐसा मानते हैं जो कि तो बनी रही। अब हमने क्या किया, अब हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में सेकंड रिफॉर्म था ग्रीन रिवोल्यूशन। पहला रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 में एम एस स्वामीनाथन जी लाए। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज कर दिया, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। फूड ग्रेन देखिए, इंडिया, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंडिया अपनी फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कर रहा था यूएसए से। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उसमें उन्होंने क्या दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन दिया किसानों को। एम एस स्वामीनाथन ने 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड बनाए, HYV सीड। कैसे डेवलप किए, HYV सीड्स बनाए, जिनको जमीन में डालो तो अच्छी फसल उगती थी। तो ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई। कैसे,
बाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इन सीड से। इसमें क्या क्या यूज होता था, फर्टिलाइजर यूज होते थे, पेस्टिसाइड यूज होते थे और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होती थी। ये सब कुछ करेक्ट क्वांटिटी में डाला जाता था। क्लियर। ग्रीन रिवोल्यूशन में सरकार ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज किया। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब जो अच्छी उत्पादकता वाले सीड्स हैं उनका यूज किया। सीड माने बीज, उन बीज का यूज किया और उसमें फर्टिलाइजर डाले, पेस्टिसाइड डाला और सिंचाई की व्यवस्था करी। और इससे क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो काफी बढ़ गया। जो पहला ग्रीन रिवोल्यूशन की जो इंडिया के अंदर वेव कही जाती है वो 1965 में है। पहली बार जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वो 1965 में हुआ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और सेकंड बार जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ 1970-80 में हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ। अब इसकी हमें जरूरत क्या थी, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हम क्यों लाए, इसकी जरूरत क्या है, हमें तो जरूरत थी नहीं। कई लोग कहते हैं इसकी जरूरत थी फ्रिक्वेंट फेमाइन। फेमाइन होता है कि जब बहुत ही स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो जाए, उसी को हम बोलते हैं फेमाइन। जब देश में फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए उसको हम बोलते हैं फेमाइन। 1965 से पहले 2 बार फेमाइन हमने देखी थी। 2 बार हमारे देश के अंदर फूड की बिल्कुल कमी हुई थी। दूसरा, हमारी जो लैंड थी उसकी बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी थी, फूड की प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत ही लो थी। थर्ड, लोगों के पास पैसे नहीं थे। फोर्थ, टेक्नोलॉजी वॉज ऑब्सोलीट, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी थी। फिफ्थ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती। इन सभी कारणों को हमें ठीक करना था, तो हमने क्या आविष्कार किया, ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी हमें जरूरत थी। इसके इफेक्ट क्या हुए, पॉजिटिव इफेक्ट। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए, ठीक है। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, अब हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस था। मार्केटेबल सरप्लस क्या है, ये नहीं देखिए नीचे दिया गया है। मार्केटेबल सरप्लस, द पोर्शन ऑफ द हार्वेस्ट दैट ए फार्मर कैन सेल इन द मार्केट in order to earn a profit is known as marketable surplus after his own consumption। after his own consumption यहाँ बस में ऐड कर लेना। देखिए, फार्मर्स की फसल का वो हिस्सा जो उसने अपनी कंजम्पशन करने के बाद अपनी जो उसकी जरूरत है उतना गेहूं रखने के बाद उसने जो भी फसल मार्केट में बेच दी है उसी को हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है। अब बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, हमारे पास इतना फूड ग्रेन हो गया कि हम उसका बफर स्टॉक कर सकते हैं। बफर स्टॉक मतलब होता है सरकार के द्वारा आपदा के लिए एक फंड बनाना फूड ग्रेन का। हमने वो फंड भी बना लिया। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, इससे क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर चीज़ें कम रहेंगी तो महंगी होंगी, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो सस्ती हो जाएंगी। आपको डिमांड और सप्लाई कंसेप्ट पता ही है, हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है प्राइस कम हो जाते हैं। अब इसके बाद लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की कुछ कमियां रही जो हमने ऑब्जर्व की। पहला, लिमिटेड कवरेज। इसका एक तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, लेकिन ये कुछ ही स्टेट तक ही रहा। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश और टी मतलब तमिलनाडु में। पहला। इसके बाद इससे कुछ केवल कुछ ही फसलों को फायदा हुआ। बेनिफिट ओनली फ्यू क्रॉप्स, बेनिफिटेड ओनली अ फ्यू क्रॉप, wheat, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। व्हीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन आप देखिए पल्सेस, इंडिया में सबसे ज्यादा पल्सेस खाई जाती है और पल्सेस को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ध्यान रखना ये सारे लिमिटेशंस पल्सेस में नहीं थी। थर्ड, इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स, इसने फार्मर्स के अंदर इनइक्वालिटी पैदा कर दी। जो फार्मर्स रिच थे, जो फर्टिलाइजर यूज करते थे, कर सकते थे, जो पेस्टिसाइड यूज कर सकते थे, जिनके पास जिनके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज थी, वो तो और रिच हो गए, उनका और प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन जो मार्जिनल फार्मर थे, मार्जिनल फार्मर मतलब जो बहुत ही गरीब फार्मर थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद सकें, तो वो और गरीब हो गए। तो उनके बीच की जो इनक्वालिटी थी फार्मर्स के बीच की वो बहुत बढ़ गई। और फोर्थ पॉइंट है मोर डिपेंडेंसी ऑन फर्टिलाइजर्स। जब जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो बात ही फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कर रहा है, तो हमारा इनके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई। एंड डिफिकल्टीज इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। और जो फार्मर्स थे उनको जो नई नई टेक्निक्स थी, इसमें कि इतनी करेक्ट क्वांटिटी मिलानी है, किस किस रेशो में पानी डालना है, किस रेशो में सीड डालना है, किस रेशो में फर्टिलाइजर डालना है, किस रेशो में पेस्टिसाइड डालनी है, उनको इन टेक्नोलॉजी को यूज करने में बड़ी दिक्कत आने लगी। ये इसका एक चैलेंज था। अब हम देखते हैं सब्सिडी। आपने नाम सुना होगा सिलेंडर के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। तो द डिबेट ओवर सब्सिडीज, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि सब्सिडी के लिए डिबेट। एग्रीकल्चर में हम किसानों को ना कई कई तरह की सब्सिडी देते हैं, तो उसी के ऊपर डिबेट है क्या वो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं सब्सिडी होता क्या है। द मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाई गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज सब्सिडी।
सरकार ने जो पैसे से रिलेटेड सहायता दी, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी सहायता सरकार ने किसानों को दी खेती से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए, वही सब्सिडी है। गवर्नमेंट गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी टू फार्मर्स, लाइक गवर्नमेंट फार्मर्स को कई तरह की सब्सिडी देती है। ये आपको चारों हेडिंग याद करनी है, इनपुट सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी और एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखिए, इनपुट सब्सिडी वो सब्सिडी है जो खेत में फसल उगाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर? इनपुट सब्सिडी वो सब्सिडी है जो खेत में फसल उगाने के लिए यूज की जाती है। अब जैसे खेत में हमें सबसे पहले फसल उगानी है, हमें सीड चाहिएगा तो सीड के ऊपर हमें सब्सिडी दे दी। सीड था 100 रुपीज़ का, सरकार ने कहा 50 रुपीज़ में दे रही, तुम 50 का ले जाओ, तो वो है सीड सब्सिडी। फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे दी। सरकार के द्वारा उन्हें मॉनेटरी असिस्टेंट, सरकार के द्वारा उन्हें पैसे देना किसानों को, सरकार के द्वारा वो चीज़ें सस्ती करके देना, मार्केट रेट से सस्ती देना, तो वही है सब्सिडी। सब्सिडी में पता है चीज़ें सस्ती नहीं होती, गवर्नमेंट उनका पेमेंट करती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, फार्मर के पास 30 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 70 रुपीज़ शॉपकीपर को दे देगी और 30 रुपीज़ आप पे कर दोगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें क्या होता है, आप 100 रुपीज़ पे करोगे, गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 70 रुपीज़ डालेगी। हम ये एलपीजी केस में देखते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर की सब्सिडी डायरेक्ट नहीं है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सब्सिडी दुकानदार के अकाउंट में आती है सीधा। तो इनपुट सब्सिडी, क्योंकि फार्मर्स के पास उतने पैसे भी नहीं होते ना कि वो 100 रुपीज़ की वो सीडी खरीद लें। और ये तो सिर्फ मैं 100 की बात कर रहा हूँ, ये थाउजेंड्स में होती है, जब जमीन ज़्यादा होती है तो थाउजेंड्स में होते हैं पैसे, 1000 में, लैक्स में। तो सरकार ने इनपुट सब्सिडी मतलब जो प्रोडक्शन के पहले दी, सॉरी फसल उगाने से पहले जो सब्सिडी दी है उसी को हम बोलते हैं इनपुट सब्सिडी, जिसमें सीड सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी, इरिगेशन सिंचाई के लिए सब्सिडी, बिजली के लिए सब्सिडी। अब पानी चलाओगे, ट्वेल्व चलाओगे तो इरिगेशन के लिए आपको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, उसके लिए सब्सिडी दी। और क्रेडिट सब्सिडी, आपको बैंक से सस्ते लोन दिलाए, उसी को हम सब्सिडी बोले। दूसरा प्राइस सब्सिडी, अब आपने इनपुट कर लिया, अब आप मार्केट में तो बेचोगे, मार्केट में अगर रेट कम हो गए तो, लेकिन गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पैसे देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए आपकी कॉस्ट कम करने के लिए इनपुट सब्सिडी दी और रेट बढ़ाने के लिए आपको प्राइस सब्सिडी दी। इसमें क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन एंड द प्राइस पेड बाय द गवर्नमेंट। ये उन प्राइस का डिफरेंस है जो गवर्नमेंट ने मार्केट से आपको ज़्यादा दिया है। कितना ज़्यादा दिया है, यही आपकी सब्सिडी था। एग्जाम्पल, फूड प्रोक्योर्ड बाई एफसीआई इज एट हायर प्राइस देन मार्केट प्राइस। जनरली जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमसे खरीदता है, वो ज़्यादा रेट होते हैं मार्केट से। क्लियर? उसी को हम बोलते हैं प्राइस सब्सिडी। एग्जाम्पल, गेहूं का रेट मार्केट में 1500 रुपये था, लेकिन सरकार ने घोषणा की कि हम 1800 रुपये पे लेंगे, तो जो 300 रुपये सरकार ने एक्स्ट्रा दिए, इसी को हम बोलेंगे प्राइस सब्सिडीज। थर्ड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। देखिए, किसानों के खेत से मंडी तक की सड़क बनाना, वो मंडी ही एस्टेब्लिश करना, किसानों को बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना के देना, स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करके देना, ये सब भी तो एक तरह के गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा ही है। तो इसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, इसमें गुड रोड, स्टोरेज फैसिलिटी, पावर प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन देना मार्केट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन देना पोर्ट्स तक, ये सब प्रोडक्शन करने के लिए या सेल्स ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, विटल है। विटल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। टू प्रोवाइड देम टू द विलेजेस फॉर गुड प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सब्सिडी। और ये विलेजेस को देना, टू प्रोवाइड देम टू विलेजेस फॉर गुड प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सब्सिडी। इनको विलेजेस को देना अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। और एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन के रेट, जब हमारे प्रोडक्ट का रेट कम मतलब कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसान को पेमेंट कर देती है कुछ अमाउंट। इससे क्या होता है कि उसकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो गवर्नमेंट ने बियर कर ली, सही है, तो कॉस्ट उसकी कम हो गई, तो उसको वो मार्केट में जाके सस्ता बिक सके, उसके लिए जो सब्सिडी जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। ऐसा इसलिए किया जाता है, सस्ता क्यों बेचा जा रहा है, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिल सके, हमें दूसरी कंट्री के डॉलर मिल सके, इसीलिए, और कोई पर्पज नहीं है उसका। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, सब्सिडी प्रोवाइडेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट आर रेफर्ड टू एक्सपोर्ट सब्सिडी। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। चार तरह की सब्सिडी देखी हमने, इंपोर्ट सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी और एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, लास्ट वाला, करंट सब्सिडी बिल ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंड एट 3.02 लाख करोड़। 2019-20 में अगर हम देखें, गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़, पहले 3 लाख लिखेंगे, 3 करके 50 और करके फिर 70 करोड़ के लिए,
तो यानी कि 3 करके 12 जीरो, ठीक है। तो ये 3 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट किसमें लगा रही है? सब्सिडी में। पहले कितना था? 2.57 लाख करोड़ पहले इतना था। क्रिटिक्स अगेंस्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी। अभी हमने एग्रीकल्चर सब्सिडी के टाइप की बात की, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 3,02,000 करोड़ आज के डेट में खर्च कर रही है। इसके जो विरोधी हैं, क्रिटिक्स, वो क्या कहते हैं? आलोचना करने वाले लोग क्या कहते हैं? फार्म सब्सिडीज आर ड्रेन ऑन पब्लिक फाइनेंस। जो गवर्नमेंट के पैसे हैं उसके ऊपर ये खर्चा है, बहुत बड़ा पैसों को बहा रहा है, ड्रेन, बहाने वाला। सब्सिडीज आर रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ मनी दैट गोज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सब्सिडी उन पैसों को कम कर दी है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? रोड, ब्रिज, डैम, ये सब, रोड, ब्रिज, डैम, ये सब हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर तक यूज किया जा सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑफसेटिंग हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड हेल्पिंग फार्मर्स प्रोड्यूस एंड अर्न मोर इनिशियली क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ ए हेल्थी फार्म सेक्टर। ये कई बार क्या कह रहा है कि आप जो इनपुट सब्सिडीज देते हो उससे क्या होता है कि जो आपकी हाई कॉस्ट है, जो एक्चुअल में ज़्यादा कॉस्ट है, आपने उसको कम कर दिया। तो इससे क्या होता है कि फार्मर को क्या लगता है कि वो अच्छा ज़्यादा कमा रहा है और फार्म सेक्टर की हेल्थ है वो अच्छी है। ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक वहम क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल में अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होगी तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या कहती है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपकी कॉस्ट कम होगी। बट फार्मर के केस में क्या हो रहा है कि हम उसको सब्सिडी देके उसको फिक्टिशियसली कम कर रहे हैं। क्लियर? तो वो हेल्थी फार्म सेक्टर अगर हमें लग रहा है कि वो सब कुछ सही है, वो सही नहीं है, वो हमारा एक इल्यूजन है। फोर्थ, प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट इनएफिशिएंसी शोज इट्स ओन नेगेटिव इम्पैक्ट। कह रहा है ये जो प्रॉब्लम आती है आपको कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट आपको उतना एफिशिएंट नहीं है, ये तो इसका खुद नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है कि सब्सिडी, आपका पैसा इतना बड़ा सब्सिडी में जा रहा है, तो इसी वजह से आपका मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बड़ा बेकार है। फिर फिफ्थ क्या कहता है कि इनपुट सब्सिडी जो हमने फार्म में खेती करने से पहले दी थी, बीज वगैरह खरीदने की जो सब्सिडी थी, इंक्लूडिंग दोज ऑन यूरिया, हैव रिजल्टेड इन ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड स्पॉइल सोइल हेल्थ। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एनपीके जो फर्टिलाइजर का, जो नाइट्रोजन, पोटाशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में जो एन था नाइट्रोजन, उस पर ज़्यादा सब्सिडी दे दी। तो इससे क्या हुआ कि जिन फर्टिलाइजर में एन ज़्यादा होता था वो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा सब्सिडी देती थी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमने शुरू में बात की थी कि उसमें किस रेशो में फर्टिलाइजर डालने हैं, किसानों ने उसका ध्यान करना ही बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने वो फर्टिलाइजर खरीदे जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा था। क्लियर? तो इससे क्या, वो नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज हुआ, इससे क्या, वो जो सोइल की हेल्थ थी, सोइल वो मिट्टी जो थी वो खराब हो गई। इनपुट सब्सिडीज हैव इंक्रीज द अनमाइंडफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड पावर। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो वाटर वो यूज कर रहे थे, जो हमने उनको कनाल बना के दी, जो हमने उनको रिवर से आने वाली, कनाल मतलब होता है चैनल, एक रिवर से खेत तक जो आता है ना, उसके बीच में हमने एक नाली टाइप बना दी, उसको बोलते हैं कनाल। कनाल बनाई, उसका वाटर हमने, गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए। डैम बनाया, उसके लिए इनसे कोई पैसे नहीं लिए। ये उनको जो बिजली है, देखिए शहरों में, घरों में बिजली कितनी महंगी है, कंपनीज के लिए बिजली बहुत ही महंगी है, लेकिन फार्मर्स के लिए बिजली बहुत ही सस्ती है। तो उस सस्ती बिजली होने की वजह से इन्होंने इसका अनमाइंडफुल यूज किया है, इसका बहुत ही गलत तरीके से यूज होता है। ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनपुट सब्सिडी ने इन सब चीज़ों को बढ़ा दिया। ये हमारे कौन कह रहे हैं? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एक तो पब्लिक का पैसा आप यूज कर रहे हो, दूसरा वो लोग बिजली और पानी का बड़ा गलत यूज करते हैं, तीसरा इसी पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, मार्केट डेवलप कर सकते थे, और चौथा कह रहे हैं कि जो आप ये कॉस्ट कम कर दे रहे हो ना, पैसे देके इनको, आप किसानों को पैसे दिए जा रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो, उनको फर्टिलाइजर सस्ते रेट में दे रहे हो, उनको सीड सस्ते रेट में दे रहे हो, तो उससे उनकी कॉस्ट कम हो रही है। आपको तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, पर वो एक्चुअल में सबकी चीज़ वो ठीक नहीं है। और जो हमने यूरिया पर सब्सिडी दी नाइट्रोजन में, उससे हमने अपनी नाइट्रोजन ही ज़्यादा बढ़ा दी है, तो उससे हमारी सोइल भी खराब हो गई है। अब वाई सब्सिडी, जो लोग कहते हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए, वो क्यों कहते हैं सब्सिडी देनी चाहिए? वन फेवर सब्सिडी। पहला, फार्मिंग इन इंडियन कंटिन्यूज टू बी रिस्की बिजनेस। फार्मिंग इंडिया बहुत ही बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है। रिस्की कैसा बिजनेस है? रिस्की, बिकॉज मानसून इज अनसर्टेन। जो मानसून है हमारा अनसर्टेन, एंड मोस्ट पार्टीज डिपेंड ऑन मानसून फॉर रेन।
जो हमारे यहाँ जून में जो बारिश होती है 10 जून के बाद से, वो मानसून के कारण होती है। क्लियर, गर्मी में जो 10 जून के बाद से जो बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम जिसको हम बोलते हैं, वो मानसून की वजह से होता है। और आज भी इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो एग्रीकल्चर है वो रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से फार्मिंग एक बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस है। तो उसके लिए हमें सब्सिडी फार्मर्स को देनी चाहिए, फार्मर्स को पैसा हमें देना चाहिए। फिर हमने कहा मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर, कई फार्मर्स तो बहुत ही पुअर हैं एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। कह रहे वो इतने गरीब हैं कि वो तो जो इनपुट हैं, फर्टिलाइजर्स है, सीड्स हैं, वो तो उनको ले ही नहीं पाएंगे अगर सब्सिडी ना दें उन्हें। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर। कह रहा है जो अगर हमने सब्सिडी खत्म कर दी तो रिच और पुअर फार्मर के बीच में ये सब्सिडी जो एक इनइक्वालिटी उसको और बढ़ा देगा। कारण है कि जो रिच है वो तो अफोर्ड कर लेगा और पुअर वाला अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। इट हेल्प फार्मर टू गेन मोर प्रॉफिट, इससे फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब दो लोगों में लड़ाई हो गई, एक कह रहा सब्सिडी बंद करो, एक कह रहा सब्सिडी रखो। अब हम देखते हैं द वे फॉरवर्ड, अब हमें क्या करना चाहिए सब्सिडी के लिए। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, सब्सिडी को रेशनलाइज करो, मतलब सही तरीके से दो। कि हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको पूरा तरीके कंप्लीटली स्टॉप कर दो, और ना तो ये पॉसिबल है, खासकर जब इतने सारे लोगों को दिया और जब इतना पॉपुलर है। बट इट कैन बी रेशनलाइज, इसको सही तरीके से दिया जाना चाहिए। कैसा? सब्सिडी कुड बी लिंक टू द साइज ऑफ फार्म होल्डिंग, सब्सिडी जमीन के साइज के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो बहुत ही अमीर है उनसे तो छीन लो, और जो बहुत ही गरीब है सिर्फ उनको दो। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज का मतलब है कि जो बहुत ही अमीर हैं फार्मर्स उनको मत दो, जो बहुत ही गरीब है उनको दो, तभी तो इनइक्वालिटी कम होगी। और दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफर, आप द गवर्नमेंट कैन सी इफ सब्सिडी कैन बी पेड बाय डीबीटी टू एज टू सो एज टू प्लग लीकेजेस एज इन केस ऑफ एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो सिलेंडर में मिलता है, एलपीजी सिलेंडर वाला ही है। मतलब ये कह रहा है कि अभी तक हम क्या करते हैं, हम शॉपकीपर्स को सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी का पैसा हम शॉपकीपर को देते हैं ताकि फार्मर्स को पूरा पैसा पे न करना पड़े। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अगर डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल हो तो कि फार्मर्स पहले पूरी पेमेंट कर दे और फिर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी उसके अकाउंट में दे दे। इससे बेनिफिट क्या होगा, सोच रहे हो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा, जो शॉपकीपर होते हैं ना वो फर्जी बिल दिखा देते हैं कि हमने 100 पैकेट ऑफ सीड्स बेचे, तो गवर्नमेंट को उनके बिल के आधार पर उन्हें 100 पैकेट ऑफ सीड पे पेमेंट कर सब्सिडी देनी पड़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में फार्मर्स नहीं खरीदे 10 ही। तो अगर मैं फार्मर को पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 10 की पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन जब मैंने उस शॉपकीपर को पेमेंट की सब्सिडी गवर्नमेंट होने के नाते, तो मुझे 100 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी लीकेजेस है, इनको हम डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू रोक सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि हम बात करें सड़कें बनाओ, डैम बनाओ, स्टोर फैसिलिटी बनाओ। तो ग्रेजुअली द गवर्नमेंट को शुड टू विड्रॉ सब्सिडी, धीरे धीरे गवर्नमेंट को सब्सिडी तो विड्रॉ कर लेनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। एंड पॉसिबली कन्वर्ट देम टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो उसका पैसा है उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाए। कहाँ पे? जैसे डेवलप वेयर हाउस, वेयर हाउस होता है स्टोर हाउस, आप अपनी स्टोर हाउस डेवलप करो जहाँ पे किसान अपनी खेती वाली प्रोडक्ट रख सके, गन्ना मतलब वो गेहूँ स्टोर कर सके, आलू स्टोर कर सके। डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करो, एक्सपोर्ट करो। देयर इज नीड फॉर द लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड। हम हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए, हमें चीज़ों को अपने एक्सपोर्ट करना चाहिए। टेक्निकल कमेटी, हमें ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो आने वाले समय में हमें ये बता सके कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, किसी का डिमांड कितनी रहेगी। ठीक है, फॉर वेरियस मेजर फूड ग्रेन एंड प्राइस सेंसिटिव हॉर्टिकल्चर क्रॉप। उसके लिए हमें एक टेक्निकल कमेटी बनानी चाहिए। और लैंड जितने भी स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर हैं उनको मशीनों का बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब सब्सिडी उनको उनको वहाँ पर सब्सिडी दे देनी चाहिए। हमें करना क्या है कि सब्सिडी खत्म नहीं करनी है, अगर मतलब खत्म करनी है तो सिर्फ जो अमीर फार्मर्स हैं उनको नहीं देनी, गरीबों को देनी है। हमें कोशिश करना है कि हम सब्सिडी डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में दें। हमें करना क्या है कि हम जो सब्सिडी का पैसा है उससे हम सड़कें डेवलप करें, उससे हम वेयर हाउस फैसिलिटी डेवलप करें, उससे किसानों की कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होगी। हम कोशिश करें कि हम एक्सपोर्ट के लिए बाजार ढूंढें। हम ऐसी कमेटी बनाएं जो हमें बता सके कि हमें इस साल कौन सी फसलें उगानी चाहिए जिससे हमें अच्छा प्राइस मिल सके। और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं हमें उनके लिए भी मशीनों का यूज़ करवाना चाहिए। अब अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, एनालिसिस देखें, ये एक शॉर्ट नोट है, बस एक तरह के शॉर्ट आपके नोट्स बनाए हैं।
एग्रीकल्चर का रोल क्या था 1950 से 1951 में, हमने उसको रोल क्या दिया, उसके सामने चैलेंजेस क्या है और हमने उनका सोल्यूशन क्या निकाला। देखिए एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर है 59%। इंडिपेंडेंस के टाइम पे वहाँ पे 80% लोग काम करते हैं। ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है और फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सामान घर पे भी खाया जाता है, हाउस होल्ड कंजप्शन, खाने पीने में भी होते हैं। इसके सामने चैलेंजेस क्या थे, एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या थे? एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन, धीरे धीरे लैंड बेकार होती जा रही थी, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, इनको कहीं से उधार नहीं मिल रहा था, स्मॉल लैंड, छोटी छोटी लोगों के पास लैंड थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी इरिगेशन नहीं था, और हाई रेंट पर जमींदार जमींदार बहुत रेंट चार्ज करते थे। हमने इनका सोल्यूशन क्या निकाला, जो हमने भी लैंड रिफॉर्म पढ़े थे, क्या क्या रिफॉर्म किया हमने? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हमने फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू कर दिया।